चलो, मनी सप्लाई का मीनिंग हो गया। कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। आ रहा है ना? ठीक है। कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? करेंसी विथ पब्लिक, नंबर 1। करेंसी विथ पब्लिक। ध्यान देना, ये जो वर्ड करेंसी है, करेंसी डजंट मीन कि हम नोट की बात कर रहे हैं। करेंसी का मतलब क्या है कि कॉइन भी आएगा और कैश भी आएगा, नोट भी आएगा। ठीक है, कॉइन और पेपर नोट्स दोनों इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो करेंसी विथ पब्लिक का मतलब है कि पब्लिक के पास जो करेंसी में क्या है, नोट होंगे, पेपर नोट, प्लस जो कॉइन्स होंगे, जितने भी आपके अलग अलग डिनोमिनेशन के हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। चाहे नोट आपका जो भी डिनोमिनेशन का है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, जितने भी हैं। कॉइन में भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। ठीक है, जितने भी आपके कॉइन्स हैं डिनोमिनेशन के, नोट, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो करेंसी मतलब हो गया नोट्स, ठीक है, पेपर नोट्स और कॉइन, जितने भी डिनोमिनेशन के हैं वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। करेंसी मनी को हम एक टर्म और नाम देते हैं। ठीक है, करेंसी मनी को हम फिएट मनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रख लेना, कभी कभी एमसीक्यू में एग्जाम में पूछता है फिएट मनी का मतलब क्या है। तो फिएट मनी का मतलब वो मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होती है। ठीक है, बस इतना ही सा मीनिंग है कि गवर्नमेंट जिस मनी को सपोर्ट करती है उसको हम फिएट मनी के नाम से भी जानते हैं। तो करेंसी को हम फिएट मनी के भी नाम से जानते हैं। तो फिएट मनी का मतलब है कि मनी विच इज अंडर द फिएट या फिर ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जिसको आदेश करती है या फिर निर्देश करती है कि मनी के फॉर्म में किसको कंसीडर किया जाएगा, जिसकी बैकअप होगी गवर्नमेंट के द्वारा, सपोर्टिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा, उस मनी को हम क्या कहेंगे? फिएट मनी। ठीक है, तो फिएट मनी आपका जितने भी करेंसी है वो सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी। तो फिएट मनी मतलब विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। ठीक है, लिखा होता है ना, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, वो क्या चीज है? फिएट मनी। ठीक है, तो अंडर लॉ मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल द डेट्स, यानी किसी भी पेमेंट करने के लिए इसको एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट इसको ऑथराइज कर रही है। सिंपल। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी में हमने कल की क्लास या लास्ट वाली क्लास में हम डिस्कस किया था कि किसी भी तरीके से लीगल फॉर्म या फिर लीगल वैलिडिटी है, ऑथराइजेशन है कि हम इसको पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी डेट या फिर किसी भी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। चलो, तो ये हो गया आपका करेंसी विथ पब्लिक में कॉइन और पेपर नोट्स जितने भी डिनोमिनेशन के हैं, जिसको हम फिएट मनी के नाम से भी जानते हैं और लीगल टेंडर मनी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, क्या मतलब है इसका? देखो, पब्लिक के पास जो पैसा है और पब्लिक के पास जो पैसा है उसका क्या मतलब है? हमने क्या कहा? पब्लिक मतलब कोई भी इंडिविजुअल या फिर फर्म या बिजनेस। क्लियर? तो अब कोई भी इंडिविजुअल या फर्म बिजनेस अपना पैसा कहाँ कहाँ रखता है? या तो कैश में रखेगा, कॉइन में रखेगा, पेपर नोट में रखेगा, या फिर बैंक में रखेगा। तो ये नहीं समझना कि जो टोटल वॉल्यूम मनी जो पब्लिक के पास है वो जो कॉइन या फिर करेंसी या फिर नोट के फॉर्म में है उसी को कंसीडर करें। नहीं, जिस फॉर्म में भी उसके पास होगा, ठीक है, यानी इसके अलावा अगर बैंक में भी डिपॉजिट है तो उसको भी हम मनी सप्लाई का पार्ट मानेंगे। केवल कौन सा पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा, यानी जो हम मनी कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा मनी सप्लाई में नहीं आएगा? तो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास जो होगा वो नहीं आएगा क्योंकि वो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं होते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल फर्म बिजनेसेस के पास होगा, तो चाहे वो नोट या फिर कॉइन के फॉर्म में हो, वो इंक्लूड होगा, या फिर डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है, यानी
सेविंग डिपॉजिट में आपने पैसा रख रखा है या फिर करेंट अकाउंट में जो पैसा आपने रख रखा है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आपने ऐसा डिपॉजिट किया, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे और बैंक से आप क्या करेंगे, पैसा अपना निकाल देंगे। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप विड्रॉ कर लेते हो, इसलिए हम उसको डिमांड डिपॉजिट करते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको विथड्रॉ कर लोगे। तो डिमांड डिपॉजिट, या फिर इसको दूसरे शब्दों में डिमांड डिपॉजिट को हम कहते हैं बैंक मनी। ठीक है, तो बैंक मनी ऐसा नहीं है कि बैंक का मनी है, ठीक है, आपका ही पैसा है लेकिन बैंक में है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट या फिर बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक है, क्योंकि आपका पैसा कमर्शियल बैंक के पास ही होगा कि सेंट्रल बैंक में होगा, कमर्शियल बैंक के पास होगा। ठीक है, आरबीआई के पास आप पैसा नहीं जमा करते हो, तो आपका पैसा होगा कमर्शियल बैंक के पास, किसी भी वाणिज्यिक बैंक के पास। तो वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक के पास भी जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी इजीली इनकैश्ड बाय से चेक इशू करके या फिर किसी और मोड में भी आप पैसे निकाल सकते हो कभी भी जब आपको जरूरत पड़ रही, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है निकालने के लिए। तो डिमांड डिपॉजिट जिस तरीके से आप कैश को ट्रीट करते हैं, कॉइन को ट्रीट करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको भी ट्रीट करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो आपका करेंसी है या फिर कॉइन है, ठीक इसी के इक्विवेलेंट भी आपका ये डिमांड डिपॉजिट है, जो चेक के फॉर्म में आप पेमेंट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन में भी पेमेंट कर सकते हो, ये उसी के इक्वली एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसमें भी ध्यान देना कि जो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है ये कौन सा इंक्लूड किया जाएगा मनी सप्लाई में, तो इसको हम कहते हैं कि नेट डिमांड डिपॉजिट ही इंक्लूड किया जाएगा। कौन सा? नेट डिमांड डिपॉजिट ही इंक्लूड किया जाएगा, यानी ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट भी होगा, कुछ कोई चीज होगा ना, जब नेट की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस भी होगा। तो नेट और ग्रॉस में डिफरेंस क्या है? एक बैंक अपना पैसा दूसरे बैंक में भी रखती है, तो वो भी आपका डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, वो भी आपका डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट है उसमें से हम इंटर बैंक जब डिपॉजिट को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? नेट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट क्या हो जाएगा? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, इसको हम माइनस करेंगे। नेट डिमांड डिपॉजिट कैसे आया? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, और इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या है? एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में डिपॉजिट है, तो एक बैंक भी अपना पैसा क्या करती है? दूसरे बैंक में डिपॉजिट करती है। इंटर बैंक डिपॉजिट आर डिपॉजिट, ठीक है, अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक। मान लो एचडीएफसी बैंक में एक्सिस बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, एक्सिस बैंक में यूनियन बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिंडिकेट बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, कॉर्पोरेशन बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, या फिर एचडीएफसी या फिर एक्सिस बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, यस बैंक का पैसा स्टेट बैंक में डिपॉजिट। तो ये क्या है? इंटर बैंक डिपॉजिट। तो इंटर बैंक डिपॉजिट को क्या करेंगे? टोटल डिपॉजिट में से टोटल डिमांड डिपॉजिट माइनस करेंगे तो ये नेट डिमांड डिपॉजिट निकल के आएगा। इसी को हम इंक्लूड करेंगे किसमें? मनी सप्लाई में। इंटर बैंक वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है, एंड दे डू नॉट बिलोंग टू द पब्लिक, वो पब्लिक का पार्ट नहीं बनता है। क्या टर्म डिपॉजिट इंक्लूड किया जाता है? तो अब यहाँ पे देखो, जो मनी सप्लाई है इसके कई सारे अलग अलग मेजर्स हैं। मेजर्स मतलब कई अलग अलग तरीके से हम इसको मेजर करते हैं, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आपके 4 हैं। तो जब हम M1 की बात करते हैं तो M1 में आपका टर्म डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब आप
M2 की बात करते हैं, ठीक है। तो M2 में भी आपका टर्म डिपॉजिट नहीं आता है, टर्म डिपॉजिट आता है आपका M3 में, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टर्म डिपॉजिट यहाँ पे लिख लो, टर्म डिपॉजिट M1 में इंक्लूड नहीं होता है। टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट included in M1. चलो, अब टर्म डिपॉजिट का हमने बात कर लिया। टर्म डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट होता है, जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट में क्या करते हो? ये डिमांड डिपॉजिट है, जब मर्जी अपने पैसा निकाल लिया। लेकिन टर्म डिपॉजिट यानी आपका टाइम डिपॉजिट हो गया, फिर फिक्स डिपॉजिट हो गया। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप फंड क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो। तो M1 में हम केवल डिमांड डिपॉजिट का पार्ट रखते हैं, ठीक है। टर्म डिपॉजिट इसमें नहीं आता है, ध्यान में रखना। तो डिमांड डिपॉजिट में कितने तरह के अकाउंट इंक्लूड किए जाते हैं उसको जरा ध्यान रखो, लिख लो। डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के अकाउंट इंक्लूड होते हैं। जब भी हम कहें कि डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होंगे, तो दो अकाउंट बताओगे, कौन कौन सा? पहला और दूसरा, ठीक है ना। डिमांड डिपॉजिट में कितने अकाउंट? दो अकाउंट। कौन से? पहला और दूसरा। पहला कौन सा है? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। और दूसरा कौन सा है? करंट अकाउंट डिपॉजिट। दोनों में क्या डिफरेंस है? आगे चल के जो बैंकिंग वाला चैप्टर है ना, जब कमर्शियल बैंक डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है और करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। इन दोनों कंपोनेंट को हम ट्रांजैक्शन मनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन मनी। ठीक है।